कभी अपनी जेब में पड़े नोट को गौर से देखा है? उस पर जो एक वचन लिखा होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी संस्था की कहानी छुपी है। एक ऐसा गार्डियन जो भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की देखरेख करता है। तो आज हम उसी संस्था यानी भारतीय रिजर्व बैंक के जन्म और उसकी शक्तियों की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं। आज तो हर नोट पर हमें आरबीआई गवर्नर के साइन मिलते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि जब आरबीआई था ही नहीं तब भारत का पैसा कौन छापता था? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। आरबीआई से पहले के भारत की जरा कल्पना कीजिए। वो एक ऐसा दौर था जहां पैसों को लेकर बड़ी कंफ्यूजन थी। कोई एक नेशनल करेंसी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी पहेली थी जिसके टुकड़े पूरे देश में बिखरे पड़े थे। और इसका जवाब है प्रेसिडेंसी बैंक्स। 19वीं सदी में भारत की आर्थिक ताकत 3 बड़े हिस्सों में बटी हुई थी: बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। कमाल की बात यह है कि इनमें से हर बैंक अपने खुद के नोट छापता था। मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी जहां हर इलाके की अपनी अलग ही करेंसी थी। अब ये सिस्टम असल में कितनी बड़ी मुसीबत था, वो यहां साफ दिखता है। सोचकर देखिए, बंगाल में जारी किया गया नोट बॉम्बे में किसी काम का नहीं था, और क्योंकि ये प्राइवेट बैंक्स थे तो लोगों का इन नोटों पर भरोसा भी कम ज्यादा होता रहता था। इस पूरी व्यवस्था ने व्यापार को बहुत मुश्किल बना दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। तो जाहिर है, इस पूरे मॉनेटरी कियोस्क के बीच एक बदलाव की जरूरत साफ महसूस हो रही थी। भारत को एक ऐसे सिस्टम की तलाश थी जो इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत आर्थिक ढांचा बना सके। और वो बड़ा बदलाव आया 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के रूप में। यह भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इस एक कानून ने प्रेसिडेंसी बैंकों से नोट छापने का अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया, और ये पावर सीधी ब्रिटिश भारत सरकार के हाथों में दे दी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि 1861 के बाद भारत में पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड पेपर करेंसी सिस्टम की नींव रखी गई। अब नोट प्राइवेट बैंक नहीं बल्कि सरकार जारी कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करेंसी को सेंट्रलाइज करना तो बस पहला कदम था। जल्दी ये महसूस किया गया कि भारत की इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को संभालने के लिए सिर्फ सरकारी कंट्रोल काफी नहीं है, बल्कि एक एक्सपर्ट संस्था की जरूरत है। ये टाइमलाइन उस पूरे सफर को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए, 1861 के कानून के बाद असली गेम चेंजर आया 1935 में, जब भारतीय रिजर्व बैंक बना। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हुआ, और आज़ादी के ठीक बाद 1949 में इसे नेशनलाइज कर दिया गया, जिससे ये पूरी तरह एक सरकारी संस्था बन गई। तो अब आरबीआई बन चुका है। चलिए अब इसके सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले काम को समझते हैं, यानी देश की करेंसी को जारी करना और उसे मैनेज करना। हर नोट पर यह वचन छुपा होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आरबीआई की गारंटी है जो उस कागज के टुकड़े को वैल्यू देती है। यही वचन आम जनता के भरोसे की बुनियाद है। तो आरबीआई असल में करेंसी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, ये तय करना कि इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से कितने नए नोट छापने हैं। स्टेप 2, ये देखना कि कौन से डिनोमिनेशन मतलब कौन से मूल्य के नोटों की ज्यादा जरूरत है, जैसे 100 रुपए या 500 रुपए के। और तीसरा बहुत जरूरी स्टेप, पुराने, फटे और खराब हो चुके नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना, ताकि करेंसी की क्वालिटी बनी रहे। इसके अलावा आरबीआई भारतीय करेंसी की सुरक्षा भी करता है। वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड और इंटेलियो प्रिंटिंग जैसे एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स को डिजाइन करने में आरबीआई का ही मेन रोल होता है, ताकि नकली नोटों को रोका जा सके। लेकिन आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापने और बांटने तक ही नहीं है। इसका रोल इससे कहीं ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण है। ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का संरक्षक है, और ये होता है मौद्रिक नीति के जरिए। सिंपल शब्दों में कहें तो ये आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों का एक सेट है, जैसे कि ब्याज दरें तय करना ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे और इकोनॉमी स्थिर बनी रहे। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ये वो स्थिरता और विश्वास देता है जिसके बिना एक मॉडर्न इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। और आखिर में भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। हम आज डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के दौर में जी रहे हैं। ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि पैसे के गार्डियन के तौर पर आरबीआई का रोल कैसे बदलेगा, कैसे विकसित होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक दिशा तय करेगा। तो ये थी भारतीय रिजर्व बैंक की कहानी,
उस संस्था की जिसने भारत की बिखरी हुई करेंसी को एक मजबूत आर्थिक शक्ति में बदल दिया। यूएनसी म्यूजियम से जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम इतिहास से ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आप अगला विश्लेषण किस विषय पर देखना चाहेंगे।